मतलब ये कहाँ तक हुआ था? सेंट्रल मैक्सिमा हो इंटेंसिटी या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। बताइए भाई। हम बोला था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर थे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखिए शायद यही पे थे। यहीं पर थे शायद। इसका डायग्राम बता चुके थे ना? डायग्राम बता चुके थे, लेकिन यार ये वीडियो जो है हमें लगता है कहीं डिस्टर्ब हो गया है, मेरे पास अपलोड नहीं हो पाया है। चलिए देखते हैं। तो आगे देखा जाए, हमने बताया था कि ढेर सारे, जैसे ये एक यहाँ पर ऑब्स्टेकल होगा, बाधा होगा, ये फिर एक छिद्र होगा, स्लिट होगा, फिर अगला स्लिट होगा, ऐसे स्लिट रहते हैं। इस पे डायग्राम बता चुके थे, लिखाना था। तो इस प्रकार से जो है बराबर साइज के स्लिट होते हैं और ढेर सारे स्लिट बने होते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, जैसे लाइट इधर से गया, ये रेज आए और ऐसे मुड़ गए, जितने एंगल से जाना था उससे थीटा से मुड़ गए। ये यहां से डिफ्रैक्शन हुआ, ये मुड़ गया इस तरह से जो है। और ये जो है शायद डायग्राम में यहां तक बना चुका था। ये एंगल जो है थीटा है और ये ई था और इसकी साइज ए लिया था और दोनों की मिला के साइज डी लिया था। ठीक ना? तो देखा जाए, दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ पैरेलल स्लिट। इसमें ये स्लिट है, ये पैरेलल स्लिट होते हैं, इसमें समानांतर छिद्र होते हैं। इक्वल स्पेसिंग होती है, इनके बीच की स्पेसिंग एक समान होती है। तो दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ इक्वल विड्थ and equal spacing equal width and equal spacing called rulings कहते हैं इनको। रूलिंग्स परहैप्स, अच्छा ये इनको हम रूलिंग। इक्वल स्पेसिंग होती है इनके बीच की, ये स्लिट है, ये इनके बीच स्पेसिंग है, गैप है, बराबर होते हैं सभी, इन्हें हम रूलिंग कहते हैं। जो सेपरेशन है, एक जो है ये सेपरेशन और ये स्लिट के बीच की जो दूरी है टी कहलाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक रूलिंग हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक अगला रूलिंग है। रूलिंग के बीच का सेपरेशन जो है कितना, डी, यानी ई प्लस ए के बराबर होता है। द सेपरेशन डी बिटवीन रूलिंग, द सेपरेशन डी, यार मैं भूल गया, वो नहीं लगाया, एक मिनट, ब्लूटूथ माइक नहीं लगाया, शायद आवाज गड़बड़ जा रही हो मेरी। देखा जाए तो यहां पर आगे जो है, जो सेपरेशन है डी बिटवीन रूलिंग इज कॉल्ड ग्रेटिंग स्पेसिंग। सेपरेशन डी बिटवीन द रूलिंग इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, ग्रेटिंग स्पेसिंग। इसे ग्रेटिंग स्पेसिंग कहते हैं। आगे देखा जाए, यदि एन रूलिंग ऑक्युपाई कर रहे हो टोटल विड्थ को, जैसे इसकी टोटल विड्थ W हो, उसमें एन रूलिंग हो, तब D की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस को हम n से, नंबर ऑफ रूलिंग से डिवाइड कर देंगे तो हम नंबर ऑफ D मिल जाएगा। तो हम कहें
if n rulings occupy total width, if n rulings occupy total width, then d किसके बराबर होगा? टोटल विड्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग। डी जो है W अपॉन N के बराबर होगा। आगे देखा जाए, अगर कोई लाइट रेस इमर्ज कर रही है स्लिट से और वो जो है किसी एंगल थीटा से, जैसे लाइट स्लिट पे पड़ी और थीटा एंगल से आगे निकल रही है, ठीक है ना, सीधे न जा करके रिफ्रैक्शन के कारण इस एंगल पर मुड़ जा रही है, तो जो स्पेसिंग देखा जाए फॉर लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, इमर्जिंग फ्रॉम ईच स्लिट, फॉर लाइट रेज emerging from slit at an angle theta, there is a path difference, between each rays, difference d sin theta, d sin theta का पाथ डिफरेंस होगा between each rays, between each ray, one directly above the other, देखिए अगर जो है ये थीटा एंगल से जो रेज है ये सीधे न जा करके थीटा एंगल से अगर मुड़ रहे हैं तो एक के ऊपर जो अगली रेज है, इसके ऊपर जो ये रेज है, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो डी साइन थीटा के बराबर होगा। जैसे इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा के, ये थीटा है, तो दो एक के ऊपर एक आने वाली रेज के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो डी साइन थीटा के बराबर होगा, जिसे हम डी को क्या कहते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी है उसे ग्रेटिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो आगे हम कहें डी इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट, डी इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट, डी को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। डी इक्वल टू किसके होता है? ए प्लस ई के, जहां पे ई क्या है? जो स्लिट है उसकी विड्थ है, फिर ई क्या है? स्लिट विड्थ, स्लिट की चौड़ाई, स्लिट विड्थ है, और ये जो है ये ओपेक अपारदर्शी अर्धपारगम्य पार्ट है, ये जो है ये ओपेक पार्ट है, ओपेक पार्ट, ठीक है ना। आगे देखा जाए जो ब्राइट फ्रिंज फॉर्म करने की कंडीशन है वो क्या है? जो फेज पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा, सॉरी फेज पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, जो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है वो अगर एन लैम्डा यानी वेवलेंथ का मल्टीपल है तभी जो है उसी कंडीशन में यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज, द कंडीशन for the formation of bright fringe is क्या है? डी साइन थीटा
अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा वो लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। जहां n की वैल्यू क्या है 1 2 3 शून्य से लेके 1 2 3 कुछ भी है, इसे हम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं। वेयर n 0 हो सकता है 1 2 3 इस तरह से, और इसे हम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, इसे ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। आगे देखा जाए नेक्स्ट जो है फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन, HPZ देखते हैं। फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा डेप्थ में चले जा रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी या सही है? हाफ पीरियड जोन, अच्छा पीछे भी बहुत हो गए हैं, क्या बताया जाए। थोड़ा है ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा ही है ये खत्म हो जाएगा, लास्ट स्टेज पे लगभग है, थोड़ा सा और बचा है। एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा, देखते हैं कल एक क्लास लगाते हैं। पीडीएफ चलिए देखते हैं, प्रबंध करते हैं, अरेंज करके देखते हैं, देखा जाए। फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन, इसको हम शॉर्ट में HPZ भी कहते हैं, हाफ पीरियड जोन HPZ कहते हैं। देखा जाए फ्रेस्नेल के अनुसार जो है, जो इंटायर वेव फ्रंट है, जो वेव फ्रंट बनते हैं उनको हम कई समूह में विभाजित करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, फिर से कई नंबर्स में, कई जोन में, और इन्हीं जोन को फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन के नाम से जाना जाता है। जो वेव फ्रंट हमें प्राप्त होते हैं उनको हम कई ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनका सब डिवीजन फिर से किया जाता है, और उसी को हम फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल, the entire wave front can be divided, entire wave front can be divided into a large number of parts या zones, into a large number of parts और जोन, कई पार्ट या जोन में डिवाइड करते हैं, which are known as फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन, which are known as फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन। फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन HPZ के नाम से जाना जाता है। फ्रेस्नेल्स हाफ जो वेव फ्रंट है उसे कई ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन के नाम से जानते हैं। जो रिजल्टेंट प्रभाव होता है इन डिफरेंट जोन का, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर जो प्रभावी जो है इनका रिजल्टेंट यानी परिणामी प्रभाव होता है, वो सबके प्रभाव का संयुक्त, सभी का संयुक्त प्रभाव होता है। फिर से ध्यान दें, जो डिफरेंट जोन है उनका जो है स्क्रीन के किसी पॉइंट पर जो प्रभाव है वो संयुक्त प्रभाव होता है, सबका सम्मिलित प्रभाव होता है, सबका मिला करके प्रभाव पड़ता है। तो अगला पॉइंट देखा जाए, किसी भी स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर जो इनका परिणामी प्रभाव है वो सभी सेकेंडरी वेव
का संयुक्त प्रभाव होता है। तो आगे देखा जाए, द रिजल्टेंट इफेक्ट एट एनी पॉइंट, effect any point at any point on screen is due to the combined effect of all the secondary waves, the combined effect of all the secondary waves from the various zones, जो डिफरेंट जोन हम इसमें जोन में डिवाइड करते हैं, उनके जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनका सम्मिलित प्रभाव जो है किसी पॉइंट पर स्क्रीन के हमें प्राप्त होता है। देखिए, जैसे देखा जाए, मिटा दे इसको, एक डायग्राम देखते हैं। देखिए, सपोज कर ले हमारे पास ये कोई स्फीयर है, ये कोई पॉइंट है और ओ, कोई पॉइंट ओ और ये स्क्रीन है और यहां से P डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P और यहां से O से P की दूरी जो है ये D है। एक हम कोई स्फीयर लें, पॉइंट O सेंटर लेते हुए, और इस स्फीयर की दूरी जो है यहां से कितना है, d प्लस लैम्डा अपान 2 के बराबर है। इस स्फीयर की दूरी यहां से d प्लस लैम्डा अपान 2 के बराबर है, ये डिस्टेंस। ठीक है, अगला जो है, फिर अगला स्फीयर इस तरह से लें, इस तरह से हम ये स्फीयर लें, इसकी दूरी जो है मान ले d प्लस 2 लैम्डा अपान 2 है, 3 लैम्डा अपान 2, इस तरह से एक एक करके हम लेते जाएं और इसको इसका ये है लैम्डा अपान 2, फिर 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस तरह से जो है हम करते जाएं। या ऐसा करें, ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, फिर तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा। यहाँ हमने तो ये सपोज कर ले, ये फर्स्ट है, फर्स्ट स्फीयर है, उसके बाद ये सेकंड स्फीयर बन रहा है, फिर ये थर्ड स्फीयर है, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो देखिए, इस केस में अगर हम कंसीडर कर लें, जो स्फीयर है उसका रेडियस d प्लस लैम्डा, दूरी यहाँ से इस स्फीयर की d प्लस लैम्डा अपान 2 है, ठीक है, और इस स्फीयर का सेंटर P है, ऐसे पूरा है, हमने एक उसमें से पार्ट यहाँ का निकाला है, ठीक है ना, एक पार्ट को, स्फीयर के एक हिस्से को मैंने ड्रा किया है, इस स्फीयर का सेंटर P है, ये ध्यान देंगे। तो देखा जाए, कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस d प्लस लैम्डा अपान 2, कंसीडर a sphere of radius d प्लस लैम्डा अपान 2, जो स्फीयर है उसका रेडियस d प्लस लैम्डा अपान 2, ये हमने लिया, ये बना, इसका जो रेडियस, ये स्फीयर है, इसका रेडियस d प्लस लैम्डा अपान 2 है, इसके सेंटर पर पॉइंट P है, यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट P है। आगे देखते हैं, विथ सेंटर एट P, विथ सेंटर एट P पर उसका सेंटर है, then this sphere will cut away front in a circle, then this sphere
will cut a wave front in a circle, ये फर्स्ट सर्किल, एक वेव फ्रंट इस सर्किल पर कट करेगा ये स्फीयर। स्फीयर का हमने एक पोर्शन लिया है और वो जो है इस तरह से एक इस सर्किल पर एक वेव फ्रंट को कट करेगा, ठीक है ना। सर्किल फर्स्ट है। दिस सर्किल जोन इज कॉल्ड फ्रेमलेस फर्स्ट। इस सर्किल जोन को, दिस सर्किल जोन इज कॉल्ड फ्रेमलेस फ्रेजनेल्स फर्स्ट सर्किल जोन, फ्रेजनेल्स फर्स्ट सर्किल जोन। ठीक है ना। जैसे हम कहें ये अर्थ है, मान लें अर्थ हमने लिया या कोई बॉल लिया और ये जो है यहाँ पर कहीं उसका सेंटर है, तो हम एक सर्किल इस पे ऐसे ड्रा कर लिया है, दूसरा सर्किल ऐसे ड्रा कर दिया है, तीसरा सर्किल ऐसे ड्रा कर लिया है, चौथा सर्किल इसी से होके जा रहा है, फिर पांचवा सर्किल। इस तरह से हम सर्किल इस तरह से ड्रा करते हैं ना, अर्थ पे ऐसे ऐसे गोले गोले सर्किल ड्रा करें, उसी तरह से ये भी ड्रा किया गया है, ठीक ना। आगे देखते हैं। तो एक एक क्षेत्र में एक एक, ये पहला जोन है, फिर दूसरा जोन है, फिर उसके बाद तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। जैसे हम मटके के ऊपर लकीर खींच दें, एक लकीर ऐसे, फिर उसके नीचे दूसरी लकीर, फिर उसके नीचे तीसरी लकीर, तो ऐसे एक एक जोन जो है बनता जाता है। आगे जो है देखा जाए, अगला स्फीयर, इसका रेडियस क्या होगा, d + 2 लैम्डा अपान 2, फिर d + 3 लैम्डा अपान 2, 2 लैम्डा अपान 2, 3 लैम्डा अपान 2, अलग अलग रेडियस होंगे स्फीयर के। ये जो सर्किल बनेंगे उनके रेडियस अलग अलग होंगे। तो देखा जाए, द स्फीयर ऑफ रेडियस, a sphere of radius b + 2 lambda upon 2 with center at p, center at p। ये एक स्फीयर है, अगला स्फीयर, इसके ऊपर अगला स्फीयर with center at p, सबका सेंटर p पर ही है। will cut the wave front in circle 2, will cut the wave front in circle 2 circle 2 में the annular region between circle 1 and 2 are called second HPZ। इसके और इसके बीच का जो जोन है वो सेकंड SPZ कहलाएगा। तो देखा जाए, द रीजन बिटवीन सर्किल 2 एंड सर्किल 1 इज कॉल्ड 2 and 1 is called हेलो। चलिए देखते हैं, देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो ये फर्स्ट और सेकंड रिंग के बीच का, सर्किल के बीच का जो जोन है, उसे हम उस एरिया को हम जो है, दोनों के बीच का जो जोन है उसको हम सेकंड HPZ के नाम से, हाफ पीरियड जोन के नाम से जानते हैं। आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो स्फेरिकल एरिया इंक्लोज्ड है इन सर्कल्स के बीच का, मान लें एनवा सर्कल है, पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, एनवे सर्कल के बीच का जो एरिया इंक्लोज होगा उसे हम nth हाफ फेज जोन कहेंगे, उसे हम nth हाफ पीरियड जोन के नाम से जानेंगे। द पेरिफेरल एरिया इंक्लोज बिटवीन
peripheral area enclosed between the nth circle and n minus 1 circle, nth circle n1 और n minus 1 हो, nth circle and circle is called nth HPJ। ठीक है, इसको हम nth हाफ पीरियड जोन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस, इसका इसी का पार्ट है रेडियस ऑफ एसपीजेड। ठीक है, एसपीजेड का रेडियस क्या होगा, हाफ पीरियड जोन का रेडियस निकाला जाए, देखते हैं क्या होगा रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन। रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन, देखा जाए अगर nवें हाफ पीरियड जोन की बात करें, फॉर nth हाफ पीरियड जोन, फॉर nth हाफ पीरियड जोन, it is called it is given by Rn, ये इक्वल टू होता है रूट एन डी लैम्डा। जो हाफ पीरियड जोन हो बनेगा उसका रेडियस आर एन मान लें, तो आर एन किसके बराबर होगा, एन एन1 रिंग है और डी जो डिस्टेंस है और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है, तो ये जो है रूट एन डी जेड के बराबर होता है, या हम कहें आर एन प्रोपोर्शनल होगा रूट लैम्डा, ये ध्यान देंगे। और इसी के साथ जो है आज की क्लास रोकते हैं। अब आइए केमिस्ट्री क्लास पे कल देखते हैं, एक्स्ट्रा क्लास कोई टाइम मैनेज करके फिर आप लोगों को हम मैसेज करेंगे, ठीक ना। इसी फिजिक्स वाला जो वो है क्लास है, इसी क्लास वाले पे ऐप में क्लास वाले पे मैसेज करेंगे, ठीक ना।